नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं हर रोज अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो पोर्टफोलियो बेहतर बना सके, प्लानिंग ठीक से कर सकें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो अपने गोल्स को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, तो उन उलझनों को सुलझाता है योर मनी। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपकी एडवाइस। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, नोट कीजिए। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। व्हाट्सएप है 7045220000। आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए ईमेल पर yourmoney@nwt.com। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में हर कोई इन्वेस्टर इस समय जानना चाहता है। हम सभी देख रहे हैं ऋषभ के पिछले 1.5 सालों में खासतौर से इंडियन इक्विटी मार्केट्स में पैसे बहुत कम निवेशकों के बने हैं। साइडवेज ज्यादातर ये मार्केट रहा है और अब तो पिछले 3 हफ्तों से तो मार्केट की चाल वैसे ही काफी उलट रही है। वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है, उसकी वजह से। लेकिन सबसे पहला सवाल, जब मार्केट साइडवेज होता है, जब मार्केट में इस तरीके के ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, तब आइडली इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या ये सही समय होता है निवेश करने का, या फिर साइडलाइंस पर ही रहना चाहिए? दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये 18 महीने में हुआ क्या है, ये क्यों साइडवेज मोमेंटम क्यों हुआ है मार्केट में, राइट। नंबर वन, जब हमने 2024 में मार्केट को देखा, सितंबर ऑफ 2024 मार्केट ने पीक आउट कर दिया, राइट। और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के कारण और अनफॉर्चुनेटली जो अर्निंग्स ने जो कैचअप नहीं किया, उसके वजह से ये एक शार्प ड्रॉप अर्ली ऑफ 2025 को देखने को मिला। उसके बाद 2025 में ही अर्निंग्स के ग्रोथ काफी वीक रहे। यूएस का जो टैरिफ का जो वॉर रहा और एफआईआई सेलिंग के वजह से मार्केट साइडवेज रहा। 2026 में मार्केट साइडवेज और करंटली वॉलेटाइल इसके लिए रहा है क्योंकि अर्ली ऑफ 2026 एआई का डिसरप्शन का जो न्यूज और काफी जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज हुए, उसके वजह से वॉलेटाइल रहा। और आपने जो करेक्टली पुट किया कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन फिलहाल जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में, उसकी वजह से मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है क्योंकि ऑयल और एलपीजी का जो प्राइसेस है दैट हैज स्पाइक्ड अप, और जो ऑयल और एलपीजी का जो सप्लाई चेन है वो काफी डिसरप्ट हो चुका है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जब भी मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं और जब भी साइडवेज जाते हैं, 2 तरीके से देखना चाहिए। नंबर वन, एक कभी भी 1.5 साल में 18 करीबन 17 से 18 महीना मार्केट साइडवेज रहा है, और ये 17 से 18 महीने में मार्केट के जो प्राइसेस है वो भी काफी रीजनेबल हो चुके हैं, और मार्केट्स के जो वैल्यूएशंस है, पर्टिकुलरली जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है, वो भी काफी करेक्ट हो चुका है, वो भी काफी रीजनेबल हुआ है। जब भी प्राइसेस और वैल्यूएशंस जब भी रीजनेबल होते, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। सो माय आंसर इज दैट कि अभी ग्रीडी होने का समय है, फियरफुल होने का समय नहीं है। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम दीपाली जी, जिनके पास कैश इन हैंड है, स्टैगर्ड तरीके से 2 या 3 महीने में काफी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी मार्केट्स में कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज और, आमतौर पे जब मार्केट्स में इस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, तो अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें ऋषभ, तो कितने समय तक ये साइडवेज ट्रेंड्स कंटिन्यू होते हुए दिखते हैं? क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब मार्केट्स में तेजी आएगी। और इनफैक्ट इसी इंतजार में, इनफैक्ट 1.5 साल नहीं, आप 1.5 साल से पहले की भी जर्नी देखें तो मिड कैप्स का हाल तो पहले से ही बेहाल रहा है, और स्मॉल कैप्स का भी। तो आमतौर पर इस तरीके की साइडवेज वाली साइकिल कब तक एक्सटेंड होती है? क्योंकि वेस्ट एशिया में जो भी हो रहा हो, लेकिन साइडवेज मोमेंटम या थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन तो हमने ऑलरेडी पहले भी देखना शुरू कर दिया था ब्रॉडर मार्केट में। एब्सोल्युटली दीपाली जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको और आपके दर्शकों को 2 डेटा पॉइंट्स में देना चाहूंगा। देखिए, मैंने 13 टाइम करेक्शंस को स्टडी किया है। जो करंट टाइम करेक्शन है वो 17-18 महीने का है। मैंने ऐसे ही सिमिलर 13 टाइम करेक्शंस को स्टडी किया है 2001 से। अभी जो 13 करेक्शन, जो टाइम करेक्शन हुए 17 और 18 महीने में, और उसके बाद ऑन एन एवरेज 12 महीने में निफ्टी 50 ने 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और 36 महीने में, मतलब 3 साल में
करीबन ऑन एन एवरेज 76% रिटर्न जनरेट करके दिया है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो करंटली प्रिवेल कर रहे हैं, वैसे ही मैंने हिस्ट्री में 5 कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज किया है। इराक का वॉर आप ले लीजिए, कारगिल का वॉर ले लीजिए, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ वो आप ले लीजिए, मुंबई का अटैक ले लीजिए, और जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है वो ले लीजिए। अगर मैं ये 5 मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, अटैक्स को मैं कंबाइन करता हूं, मैं ये दौरान सेंसेक्स करीबन 3% से 18% ड्रॉ डाउन हुआ है, मतलब नेगेटिव गया है, राइट। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने के बाद, ये अटैक्स खत्म होने के बाद, उसके 6 महीने में ही सेंसेक्स ने 25% टू 65% रिटर्न्स दिए हैं मार्केट में। सो ये मेरे हिसाब से ये सब टेम्पररी ही रहने वाला है। जो टाइम करेक्शन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये टेम्पररी ही रहने वाला है। मगर ये हम एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में हम है, क्योंकि ये टाइम करेक्शन के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये उभर के आ चुके हैं हमारे सामने। तो मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस है मिडिल ईस्ट में, ये इट इज नॉट गोइंग टू गो समटाइम सून। ये रहने ही वाले हैं। मेरे हिसाब से कुछ हफ्ते भी रह सकते हैं या फिर कुछ महीने भी रह सकते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी टेम्पररी। सो मेरे हिसाब से इट इज जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम, आइदर मैटर ऑफ फ्यू वीक्स और मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। जब टेबल्स टर्न करेंगे, जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस सबसाइड हो जाएंगे, हम काफी अच्छा बुल रन मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, दीपाली जी। आई फील दैट वैल्यूएशंस ऑफ प्राइसेस काफी रीजनेबल है। पास्ट 2 क्वार्टर से इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिला है। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स ने भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ स्टार्ट कर दी है डिस्प्ले करने को, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने भी ग्रेटर देन 15% पैट ग्रोथ मार्केट में डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम, दीपाली जी। आई थिंक द बेस्ट इज येट टू कम। अब एक चीज और बताइए, अगर हम सितंबर 2024 के पीक से कंपेयर करें तो कई सारे कंसर्न्स थे जिसके बारे में बार बार बात हो रही थी। वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स था, अर्निंग उतने बेहतर नहीं दिखाई दे रहे थे। अब क्योंकि सितंबर 2024 से लेकर अब तक हम देखें तो काफी ब्रॉडर मार्केट में तो काफी सेल ऑफ आया है, तो क्या वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आना शुरू हुआ है? भले ही चाहे मार्केट में कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन क्या वैल्यूएशंस वो कंफर्ट दिखाई दे रहा है? प्लस अर्निंग्स अगर कंपेयर करें तो वो कैसे दिखाई दे रही है? क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में काफी पेन देखा है, उस पेन से उबरने के कुछ साइंस भी दिखना शुरू हुए हैं। एग्जैक्टली कैसे दिख रही है ये पूरी पिक्चर अगर हम सितंबर 2024 के पीक से कंपेयर करें? अगर मैं सितंबर 2024 का पीक से मैं कंपेयर करता हूं, तो फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, मिड कैप, स्मॉल कैप्स और ब्रॉडर मार्केट्स हैव करेक्टेड मोर देन 15 to 20%, दीपाली जी। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूं, पर्टिकुलरली प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशंस है वो 10 ईयर एवरेज के बिलो अभी ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप के जो वैल्यूएशंस है वो 10 ईयर एवरेज के क्लोज, नॉट एग्जैक्टली बिलो बट क्लोज टू इट्स 10 ईयर एवरेज ट्रेड कर रहा है। सो इससे ये समझ में आता है कि वैल्यूएशंस तो काफी रीजनेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं अर्निंग्स की बात करता हूं, पर्टिकुलरली ईपीएस की अगर मैं बात करता हूं, सो फ्रॉम 30th September 2024 टू 13th March 2026, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों के जो ईपीएस ग्रोथ है, it has been anywhere between 11% to 35%. So number one, प्राइस करेक्शन काफी अच्छा हुआ है, वैल्यूएशन करेक्शन काफी अच्छा हुआ है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में अभी नजर आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये तीनों फैक्टर काफी अच्छी तरह से फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिस्प्ले कर रहा है, और काफी अच्छा फ्यूचर अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी डिस्प्ले कर रहा है, दीपाली जी। अच्छा, एक सवाल मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहती हूँ। 2 चीजें इनफैक्ट मेरे जहन में। पहले तो मैं जिन पॉइंट्स पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वैल्यूएशन हो, अर्निंग डेटा हो या फिर प्राइसेस हो, कितना रेलेवेंट ये होता है इंडियन इन्वेस्टर के लिए इन चीज़ों पर, इन फैक्टर्स पर गौर करना? क्योंकि आमतौर पे बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स में, जो इन फंडामेंटल्स पर, इन पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हो सकता है उनके किसी एजेंट ने सजेस्ट किया हो या किसी मीडियम के थ्रू उनको एडवाइस मिली हो। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी पूरी रिसर्च भी करते हैं, लेकिन एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए ये सारे पैरामीटर्स को देखना, समझना या क्या
मायने रखता है उनके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? दीपाली जी, पहले तो नंबर वन, जब भी इसको हम दो बकेट्स में हम स्प्लिट कर देंगे। जो लमसम इन्वेस्टर्स है उसको हम अलग तरीके से देखेंगे और जो एसआईपी इन्वेस्टर्स है उसको अलग तरीके से देखेंगे। सो जो एसआईपी इन्वेस्टर है उसको ये सब फंडामेंटल्स हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि इसका 10 साल का समय है, 10 साल तक डिसिप्लिन्ड वे में मंथली एसआईपी करे और जब भी उनका गोल नजदीक आए तभी उनको सिर्फ एग्जिट पॉइंट ही ध्यान में रखना है, एंट्री पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो स्टैगर्ड तरीके से हर महीने 10 साल में इन्वेस्टमेंट होने ही वाला है। मगर एसआईपी इन्वेस्टर्स को एग्जिट पॉइंट क्यों खास ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि जब भी बेयर मार्केट में और टाइम करेक्शन में या प्राइस करेक्शन में कोई भी रिडीम करता है तो रिटर्न्स तो डेफिनेटली अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो मेरा खास रिक्वेस्ट ये है एसआईपी इन्वेस्टर्स को कि ये समय पे एसआईपी बंद ना करें। ऑन दी अदर साइड एसआईपी टॉप अप करे और थोड़ा बहुत कैश है तो कैश को डिप्लॉय कीजिए। मगर अगर आपका ये समय है, अगर गोल नजदीक आ रहा है तो खास आप अपने रिटर्न्स को देखिए। ये समय एग्जिट का नहीं है। आई वुड स्टिल वॉन्ट टू वेट फॉर अनदर बुल रन और बाद में आप एग्जिट करिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। नंबर टू, जो लमसम इन्वेस्टर्स है उनको खास ये फंडामेंटल एनालिसिस को ध्यान में रखना चाहिए, वैल्यूएशंस और प्राइस पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप पीक ऑफ द मार्केट साइकिल पे इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, तो कितना भी आप लंबा समय रख दो, आपको जो सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स जो आपको इक्विटी मार्केट से चाहिए वो शायद से ना मिले। जब भी आप रीजनेबल प्राइस पॉइंट्स और रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स आप अच्छी तरह से आपको मिल सकता है। सो नंबर वन, एसआईपी इन्वेस्टर्स कंटिन्यू द वे इट इज, दिस इज नॉट द टाइम टू सेल। और नंबर टू, लमसम इन्वेस्टर्स को आप, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आप फ्यूचर में 5 साल 7 साल और 10 साल में अच्छा खासा सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो से जनरेट करके आपको दिखाई देंगे। दीपाली जी, ओके, और एक फाइनल सवाल और ऋषभ, और वो ये कि आमतौर पे जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इमर्ज हो रहे हो, मार्केट वॉलेटाइल हो रहा हो, थोड़ा डर का माहौल हो, तो क्या इन्वेस्टर को भी डरना चाहिए? देखिए, एक बहुत ही फेमस कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन द वर्ल्ड इज फियरफुल, राइट। सो जब दुनिया फियरफुल होती है आपको ग्रीडी होना चाहिए। मगर खास ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप निवेश करते हो इक्विटी मार्केट में, दो चीज खास ध्यान में रखें कि आपको हाई रिस्क आपका होना चाहिए, हाई रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए और आपका समय लंबा होना चाहिए। सो माय आंसर इज कि अभी फियरफुल होने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास कैश है तो ग्रीडी होके कुछ समय तक आप स्टैगर्ड तरीके से इक्विटी मार्केट्स में निवेश करिए। ओके, तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ऋषभ ने बताई हैं और इसीलिए इस पर चर्चा हमने थोड़ी सी ज्यादा की ताकि आम व्यूअर्स ये समझ सकें कि इस समय बाजार में उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, डर का माहौल है तो क्या करना चाहिए, या फिर क्या यहाँ से मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर देव पटेल गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। देव नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली मैम, नमस्कार ऋषभ जी। सर मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो भेजा हुआ है सर। मेरा 15,000 का एसआईपी मैं कर सकता हूँ और 15 इयर्स में मेरा लक्ष्य है 75 लाख के लिए। मुझे जस्ट यही जानना है कि मैं कौन से फंड अभी कंटिन्यू रखूँ, कौन से फंड से विड्रॉ कर लूँ। और जो अभी आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है देव, ये आपका ऑलरेडी एक्टिव एसआईपीज हैं ना, ये 15,000 के जो आप डाल रहे हैं? यस मैम, मेरी एक्टिव एसआईपीज है। तो यानी 14 फंड्स हैं आपके, कितने फंड्स हैं आपके पास? यस मैम, 14 फंड्स है मैम। ओके, और जो डिटेल्स मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से 11 फंड्स आपके पास एसआईपी के हैं और 3 फंड्स है जहां पर आपने लमसम डिप्लॉय किया हुआ है। हाँ मैम। तो आपने जो ये लमसम जिसमें आपने डाला हुआ है, इनमें आपकी एक्टिव एसआईपीज भी चल रही हैं? हाँ नहीं, एसआईपी वहां पे नहीं है, दैट इज ओनली फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। तो क्योंकि जो फंड्स आपने मुझे भेजे हैं उसमें आप ज्यादातर फंड्स में 1,000 रुपए हर फंड में डाल रहे हैं, सिर्फ एक निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है जहां 2,000 की राशि आप डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो ये टोटल अमाउंट बैठता है ये लगभग 12,000 के आसपास बैठता है और आपने लिखा है कि आपकी मंथली एसआईपी 15,000 की चल रही है। तक मैं कर सकता हूँ अभी। यानी 3,000 आप बढ़ा सकते हैं, राइट? हाँ मैम, हाँ। ओके, अभी आपने लिखा है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 6,17,000 है और 75 लाख का आपका 15 सालों का लक्ष्य है।
3,000 के SIP बढ़ाएंगे और एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 10%, राइट? मैम ठीक है, तो बेसिक बातें तो ऋषभ मैंने बताई। इनका पोर्टफोलियो और मैं बता देती हूँ। इनके पास लगभग 11 फंड्स हैं और 11 फंड्स में एक 1,000 ये डाल रहे हैं, 2,000 डाल रहे हैं सिर्फ निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में। इसके अलावा जो फंड्स की लिस्ट है उसमें काफी डुप्लीकेशन दिखाई देगा कैटेगरीज का भी। ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, SBI बैलेंस एडवांटेज, HDFC मल्टी कैप, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज, बंधन वैल्यू फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप और कोटक मिड कैप। लमसम कहाँ है? 50,000 HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में, मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 30,000, 15,000 मिल रही NYSE फैंग प्लस फंड ऑफ फंड में। बताएं ऋषभ, क्या सजेशंस? दीपाली जी, पहले तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं चाहूंगा कि पोर्टफोलियो सिर्फ 4 ही फंड्स का होना चाहिए। पहले तो इसमें काफी सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स भी मुझे नजर आ रहे हैं और पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी काफी डिसबैलेंस है। तो मैं चाहूंगा कि पोर्टफोलियो को पूरी की पूरी तरीके से रीवैल्यूएट करना चाहिए और पूरा पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में करना चाहिए। दैट इज व्हाट माय हम्बल ओपिनियन इज। 4 फंड्स ही रखे देव साहब। मेरे रिकमेंडेशन इस तरीके से आ रहे हैं। नंबर 1 पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 HSBC वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड और नंबर 4 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड में 25% आप एलोकेशन रखिए, इक्वल एलोकेशन रखिए। आपको इसमें ग्रोथ और वैल्यू का भी फ्लेवर मिल जाएगा और आपको अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी आपको फ्लेवर इस पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। अभी मैं उनके गोल पे आता हूं। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। जो उनका जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है करीबन 6,17,000 का, प्लस जो 15,000 की वो सिप करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर जो 10% एनुअल टॉपअप भी वो करना चाह रहे हैं, वो करीबन 1 करोड़ 64 लाख वो अचीव कर पा रहे हैं आफ्टर 15 इयर्स। तो मेरे हिसाब से कि जो उनका जो लक्ष्य है वो बहुत ही कंफर्टेबली अचीव हो पा रहा है। मगर सिर्फ खास ध्यान में रखे 14-15 फंड्स की जरूरत नहीं है, 4 ही फंड रखे और मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छी तरह से सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो बड़ा पोर्टफोलियो है, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है देव आपको पोर्टफोलियो में। छोटा पोर्टफोलियो रखें, 4 फंड्स ही काफी हैं। और वो 4 फंड्स कौन से हो सकते हैं? पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, HSBC वैल्यू फंड। ये पोर्टफोलियो आप बनाइए, बाकी फंड से एग्जिट कीजिए। 75 लाख का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेप अप भी नहीं करेंगे तो भी आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल ही नहीं करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा एक्यूमुलेशन कर लेंगे। 15 साल में लगभग 2.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, मान के चले एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से। तो बदलाव पोर्टफोलियो में आपको करना है। सवाल लेते हैं अगला। सुरेश ने भेजा है पंजाब से ईमेल के थ्रू। 49 इयर्स इनकी एज है, मंथली से पे 10,000 पर मंथ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू 14 लाख है, 10% एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 11 साल के होराइजन से। फिलहाल कौन से फंड से वो बताती हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000 डाल रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप में। तो 2 ही फंड्स हैं इनके पास पोर्टफोलियो में, एक मिड कैप एक स्मॉल कैप। लमसम इन्वेस्टमेंट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5 लाख, 4 लाख SBI कॉन्ट्रा, 3 लाख JM फ्लेक्सी कैप, 1 लाख है इनका बंधन स्मॉल कैप में और HDFC मैन्युफैक्चरिंग में भी इनके पास 1 लाख है। तो ये इनका पोर्टफोलियो है 14 लाख की वैल्यू का। बताएं सजेशंस 11 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीपाली जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो में फंड्स तो काफी अच्छे हैं, बट एक ही चेंज मैं करना चाह रहा हूँ पोर्टफोलियो में। जो HDFC का मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसको रिप्लेस करके आप HSBC वैल्यू फंड आप इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स काफी वॉलेटाइल भी हो जाते हैं और काफी सिक्लिकल भी हो जाते हैं। और उसमें SIP मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। उसमें सही एंट्री का भी जरूरत पड़ जाता है और सही एग्जिट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक ही चेंज करें, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड को निकाल के HSBC वैल्यू फंड आप इंट्रोड्यूस करें। अभी मैं उनका जो ओवरऑल SIP जो चल रहा है वो सिर्फ 1 या 2 ही फंड में चल रहा है, मैं देख पा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि SIP अदर डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी करे, क्योंकि उनका SIP सिर्फ एक मिड कैप में चल रहा है मोतीलाल ओसवाल का और एक स्मॉल कैप विच इज बंधन का फंड में चल रहा है, बंधन स्मॉल कैप में। मैं चाहूंगा कि वो SBI कॉन्ट्रा में भी SIP स्टार्ट करे, GM फ्लेक्सी कैप में भी स्टार्ट करे और जो HSBC वैल्यू फंड जो कि मैंने अभी इंट्रोड्यूस मैंने करवाया है उसमें भी स्टार्ट करें। एक वैल्यू और ग्रोथ का भी डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट
और मार्केट कैप का भी डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स में हमने हिस्टोरिकली ऐसा भी देखा है कि 6 साल 7 साल एट अ स्ट्रेच मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने कोई रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लार्ज कैप में भी एसआईपी करे, मिड कैप में भी करे और स्मॉल कैप में भी करे। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। जो 14 लाख का जो पोर्टफोलियो है प्लस 10,000 का एसआईपी प्लस 10% एनुअल टॉपअप जो कर रहे हो, करीब करीबन 1 करोड़ के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। टू बी वेरी प्रिसाइज 1 करोड़ 4 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ गोल अमाउंट मेंशन नहीं किया है। आई होप 1 करोड़ इज समथिंग व्हाट द व्यूअर इज लुकिंग फॉर। ओके, तो 1 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। बदलाव सजेस्ट किए गए हैं थोड़े से पोर्टफोलियो में, उनको फॉलो करें। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ ऋषभ देसाई मौजूद है किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और सवालों की, और अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू राजन ने भेजा है। 36 ईयर्स इनकी एज है, 1,45,000 की मंथली सिप कर रहे हैं, 14 ईयर्स में टारगेट है 8 करोड़ का। कौन से फंड्स हैं? फंड्स है इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 30,000 पर मंथ, 30,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 15,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 15,000 एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, फिर 10,000 हजार ये 4 फंड्स में डाल रहे हैं जो है क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड और गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स में। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो उनको सिर्फ एक ही फंड हर एक कैटेगरी से चुनना चाहिए। हर एक कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। सो उनके पास मैं देख रहा हूँ 2 मिड कैप फंड्स है, 2 मिड कैप फंड्स की भी जरूरत नहीं है, एक ही मिड कैप फंड रखे। 2 लार्ज कैप फंड्स है, 2 लार्ज कैप फंड्स की भी जरूरत नहीं है, एक ही लार्ज कैप फंड रखे। राइट, सो मेरा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है दीपाली जी। नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 HSBC वैल्यू फंड, नंबर 3 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, नंबर 4 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, और नंबर 5 जो उनका नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है वो वैसा का वैसा ही रखे। सो ये 5 फंड का पोर्टफोलियो रखे। 5 फंड में से मैंने 2 फंड मैंने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, HSBC वैल्यू फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये 2 नए फंड्स है। बाकी के जो 3 फंड्स है आपके पोर्टफोलियो से ही उठाए हैं। सो 5 फंड्स में इक्वली एलोकेट करिए, 20% एलोकेशन इक्वल रखे इन ईच ऑफ द फंड्स। मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट हो जाएगा। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स। जो 1,45,000 की जो मंथली एसआईपी वो कर रहे हैं, वो करीब 14 साल के बाद करीबन 6 करोड़ 30 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वो 8 करोड़ की राशि, 8 करोड़ का जो गोल है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 8 करोड़ का गोल अचीव करना है तो बहुत ही सिंपल, उन्हें 10% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना है, तो वो काफी कंफर्टेबली अपना गोल पोस्ट टैक्स 8 करोड़ अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये रहे आपके लिए सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स। ऋषभ बताइए। दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है। नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 HSBC वैल्यू फंड, नंबर 3 ईडलवाइज मिड कैप फंड और नंबर 4 इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स ऋषभ की तरफ से आपके स्क्रीन पर। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HSBC वैल्यू फंड, एडलवाइज मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इनके साथ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू ऋषभ आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेकर्स पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।